हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कुमार मिश्रा में। जैसा कल हमने आपको बताया था कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या होता है, इस पे हम जान लेते हैं कि ये क्या जानकारी हमें देता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो नंबर 1, सबसे पहले ये अपने दिमाग में नोट रखिएगा बच्चों, बहुत काम आने वाला है। ये हमारे एग्जामिनर भी पूछते हैं जब प्रैक्टिकल टाइम में एग्जामिनर आते हैं बाहर से, तो देखते हैं। सबसे पहले जानकारी देता है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाते हैं। परस्पर विपरीत दिशा में लगाते हैं। अर्थात कल हमें जो निष्कर्ष मिला था वही निष्कर्ष कि वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, जहां हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो वैद्युत बल होता है वेक्टर F12 और वेक्टर F21, इन दोनों वैद्युत बलों का परिमाण आपस में बराबर होता है। लेकिन माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस ये दर्शाता है कि जो लगाया गया बल की दिशा है वो क्या है? विपरीत है। दूसरा नंबर क्या होता है इनका महत्व? दूसरा महत्व होता है कि दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। एक केंद्रीय बल है। इसका मतलब ये होता है केंद्रीय बल होने का कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये होता है हमारे कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। हम अगला जो बात करेंगे वो टॉपिक होगी अनेक आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट अनेक आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? सबसे पहले जानते हैं कि हमें अध्यारोपण के सिद्धांत यानी अनेक आवेशों के बीच कार्यरत जो वैद्युत बल होता है इसे ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कूलाम का जो नियम था वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के विषय में जानकारी देता था, न कि किसी तीसरे आवेश के बीच में। तो मानते थे कि कोई ऐसा निकाय था जिसमें अनेक आवेश थे, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए वैद्युत बल की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके लिए हमें ज्ञात क्या करना पड़ा? अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। तो हम इसे ज्ञात किससे करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? हाँ स्टूडेंट, तो बात
अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे जान लेते हैं हम इसे कि मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कोई आवेश ये हमारा Q1 है। Q1 आवेश कोई एक निकाय है जिस निकाय में कई आवेश हैं। ध्यान दे लेते हैं हम यहाँ पे, मान लेते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। मान लेते हैं इस जगह पे आवेश हमारा है Q1, ये आवेश है हमारा Q2, ये आवेश है हमारा Q3, ये आवेश है Q4, ये आवेश है Q5, ये आवेश हमारा हो जाता है Q6 और ये आवेश हमारा हो जाता है Qn। ऐसे डाट डाट मान लेते हैं कि कोई निकाय है जो विभिन्न आवेशों से मिलकर बना है। अब हम ज्ञात क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि सभी आवेशों द्वारा इस Q1 पर जो लगाया गया बल होगा वो क्या होगा। तो हम इसे डेरिवेट कैसे करेंगे, लिखेंगे कि यदि कोई निकाय, मान लेते हैं कि यदि कोई निकाय स्मॉल n आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn से मिलकर बना है, से मिलकर बना है तथा अन्य आवेशों या तथा आवेश Q1 पर अन्य आवेशों Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F12 वेक्टर F12 कामा वेक्टर F13 F14 डॉट 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 वेक्टर F1n हो तो आवेश Q1 पर कार्यरत परिणामी बल वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर F1n। देख लेते हैं, यहाँ भी हम मान लेते हैं कि Q2 द्वारा Q1 पे लगाया गया जो बल होगा वो हो जाएगा F12, ये इसके द्वारा जो लगाया गया बल होगा F13, Q4 द्वारा Q1 पे लगाया गया बल F14, Q5 द्वारा Q1 पे लगाया गया बल F15, Q6 द्वारा Q1 पे लगाया गया बल F16 और Qn द्वारा Q1 पे लगाया गया बल वेक्टर F1n। अब हम ध्यान देते हैं कि आवेश Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों की स्थिति सदिश को ज्ञात कर लेते हैं।
तो मान लेते हैं कि यदि आवेश Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों की स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R21, वेक्टर R22, वेक्टर 21 और आवेश Q1 और Q2 के बीच की जो स्थिति सदिश है वो है वेक्टर R21। फिर Q1 और Q3 के बीच का जो है वो 31, Q1 और Q4 के बीच का जो स्थिति सदिश है वो 41, ऐसे करके डॉट डॉट वेक्टर N1 हो तो कूलाम के नियम से वेक्टर F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। सबसे पहले लेंगे हम, आप डायग्राम आप सब देखिएगा, आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, तो इसका स्थिति सदिश क्या था R21, तो R21 का होल स्क्वायर और कैप R21, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए आवेश Q1 और Q3 के बीच, तो Q1 और Q3 के बीच की स्थिति सदिश R31 का होल स्क्वायर और कैप R31, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश होगा हमारा Q1 और Q4 अपान क्या हो जाएगा R41 का होल स्क्वायर और कैप R41, ऐसे करके प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और आवेश Qn, इनके बीच का स्थिति सदिश था N1 का होल स्क्वायर और कैप N1। आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा Q1 Q2 अपान R21 के पावर होल ट्राइड और वेक्टर R21। ये किससे हुआ देख लेते हैं। ये हुआ है स्टूडेंट, कल हमने बताया था एकांक सदिश के बारे में कि कैप R21 इक्वल टू होता है वेक्टर R21 अपान R21, जहां R21 सदिश वेक्टर R21 का परिमाण होता था। तो यहीं से लिया गया है, हम यहाँ पे कैप R21 की जगह पे मान रखे हैं, तो R21 के पावर होल ट्राइज और वेक्टर R21, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q3 R31 के पावर 3 और वेक्टर R31 प्लस Q1 Q4 और R41 के पावर होल टाइम और वेक्टर R41 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो Q1 अपान Rn1 के पावर 3 और वेक्टर Rn1। तो क्या हो जाएगा वेक्टर F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे योग को दिखाता है, तो योग को दिखाने के लिए हम इसे सिग्मा से प्रदर्शित कर देते हैं। तो सिग्मा n और i इक्वल टू 2 Q1 QI अपान RI1 के पावर 3 वेक्टर RI1।
मान रखेंगे आई का, जैसे I2 रखा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, ऐसे खोलते हुए ब्रैकेट को चले जाएंगे तो हमें इसी ब्रैकेट का मान मिल जाएगा। हम जानते हैं कि देख लीजिए, अगर लिखा हो 1 2 + 3 + 4 ... + 100 तक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 100। देखते हैं हम आगे, मान लेते हैं कि यदि आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 ... Qn के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 ... वेक्टर Rn हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 = 1/4πε0 कॉमन ही था, Q1 Q2 अपान, क्योंकि हम जानते थे कि R21 = क्या मिला था हमें, mod ऑफ R2 - R1, याद ही होगा आप सबको। वहीं से हम इसे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान वेक्टर R1 - वेक्टर R2 के पावर 3 और वेक्टर R1 - वेक्टर R2। ऐसे ही Q1 Q3 अपान mod ऑफ वेक्टर R1 - वेक्टर R3 के पावर 3 और वेक्टर R1 - वेक्टर R3, ऐसे ... कहाँ तक हो जाएगा, Q1 Qn mod ऑफ वेक्टर R1 - वेक्टर Rn के पावर 3 और वेक्टर R1 - वेक्टर Rn। इसको भी हम सिग्मा के रूप में लिख लेते हैं, तो वेक्टर F1 = 1/4πε0 सिग्मा n i = 2 Q1 Qi अपान mod ऑफ वेक्टर R1 - वेक्टर Ri के पावर 3 और वेक्टर R1 - वेक्टर Ri। तो ये होता है स्टूडेंट अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश के ऊपर लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण। तो अब अगला वीडियो हमारा देखने के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, और कल हम आपको बताएंगे स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। धन्यवाद।